This is the second lecture of our series in which we are going to cover the whole syllabus prescribed by JUT for electrical and electronics and also ECE branches. But before entering into the topic, जो एक बात आप लोगों को रिमाइंड करवाना चाहूँगा. Do you remember this date? 19th October 2021. जो बच्चे अभी तक अध्ययन द एफर्ट में अपने आप को एनरोल नहीं किए हैं इसके कोर्सेज के लिए, तो वो जल्द से जल्द एनरोल करवाएं. ये नंबर है, अगर किसी तरीके का क्वेरी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो. जो अभी ऑन गोइंग ब्रांचेस स्टार्ट होने का प्रपोज डेट ये 19 अक्टूबर है, वो इन ब्रांचेस के लिए होगा: इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सो इन ब्रांचेस के लिए बेसिकली जो न्यू बैचेस होंगे वो स्टार्ट होंगे 19 अक्टूबर 2021 से. आप कोशिश करो बहुत ज़्यादा लेट नहीं होने का. इन कोर्सेज में अपने आप को जल्दी से जल्दी एनरोल करिए ताकि जब 19 अक्टूबर से हम और आप एक कोचिंग संस्थान में मिले तो क्लासेस को बिगनिंग से ही शुरू करें. आप बिगनिंग से हमसे जुड़ें ताकि वहाँ से आपको पूरा का पूरा जो इन्फॉर्मेशन हो वो पूरा का इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा सके. Let us enter into the topic, and before entering into the topic, once again I would like to remind you guys, those students who are seeing this video first time, kindly follow our previous topic, previous lecture, previous video. पहले आप उसमें जाके प्रीवियस कवर टॉपिक्स को एक बार पढ़ो, उसके बाद आप आज के टॉपिक्स पे आना, ताकि जो एक सीक्वेंस होता है, एक जो अंडरस्टैंडिंग का सीक्वेंस आपको मिलेगा वो इसके थ्रू ज़्यादा बेहतर हो पाएगा. आप टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाओगे. सो फर्स्ट यू ट्राई टू वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ आवर लेक्चर सीरीज फर्स्ट वीडियो एंड देन एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर सेकंड लेक्चर वीडियो. सो आज हमारे लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ टॉर्क, टाइप्स ऑफ टॉर्क्स in measurement. Okay, if you like our study, if you like our content, if you like our teaching methodology, then do subscribe, share this video among your friends. So let us enter into this particular topic, types of torque involved in measurement. So कौन कौन से टॉर्क होंगे जो मेजरमेंट में अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं. पहला जो हमारे पास टॉर्क होगा उसको बोलते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. सेकेंड जो है मेरा वो है कंट्रोलिंग टॉर्क. थर्ड वन इज नथिंग बट डैम्पिंग टॉर्क. These are the three torques which we are going to study in this particular lecture sequence number 2. So deflecting torque, controlling torque and damping torque. These are the three torques which are giving the very important role or playing the very important role in the measurement so that हमारा किसी भी तरीके का measurement का activity हम लोग complete कर सके. क्या होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और क्या मतलब निकलता है इस डैम्पिंग टॉर्क का, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते चले जाते हैं. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब क्या हो गया, पहले तो समझिए इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन टाउ डी, कंट्रोलिंग टॉर्क का टाउ सी. इसी तरीके के आपका जो डैम्पिंग टॉर्क है इसको आप इस तरीके से इंडिकेट कर सकते हो, टी टाउ डैम्प. ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ. समझना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब क्या हुआ. एक कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ले लो आप, ठीक है. सपोज दिस इज द वोल्टमीटर. आप जान रहे हो यहाँ पर इस तरीके का स्केलिंग किया हुआ रहता है, राइट. इस तरीके से आपको स्केलिंग किया हुआ मिलेगा. इस स्केल को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेटेड स्केल. कैलिब्रेटेड स्केल पहले थोड़ा सा जान जाइए कि कैलिब्रेटेड स्केल होता क्या है. ये एक ऐसा स्केल है जिसमें
आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपैरिजन करके एक स्केल को रिफॉर्म कर रहे हो इन योर डिजायर्ड क्वांटिटी। जैसे कि आप जानते हो एक लेंथ में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ही मेजर करते हैं। बट अगर इसी मिलीमीटर वाले में 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट के फॉर्म में लिख दें, तो यही प्रोसेस जो आप लेंथ को कन्वर्ट कर रहे हो किसी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में, वो मेरा कहलाता है क्या, कैलिब्रेशन। ठीक है, तो ये जो स्केल जो मेरा यहाँ अवेलेबल होता है किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट में, वो कहलाता है मेरा कैलिब्रेटेड स्केल। इसमें फिर दूसरा जो इक्विपमेंट है वो है मेरा पॉइंटर। ठीक है, ये जो पॉइंटर हुआ, ये क्या होगा कि जब आप इसमें इनपुट दोगे और जब यहां से आप आउटपुट लोगे, तो इसके दौरान जो भी इंटरनली हो रहा होगा एक्टिविटी मेजरमेंट के लिए, उसमें जो मेरे इन्वॉल्वमेंट होंगे इन 3 टॉर्क के होते हैं, जो बेसिकली क्या करेगा, इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करेगा, इस पॉइंटर को कंट्रोल करेगा और इस पॉइंटर के मूवमेंट को डैम्प करेगा। तो ये तीनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे एक पर्टिकुलर मेजरमेंट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। तो वो कैसे कैसे काम करते हैं, जरा एक एक करके हम लोग देखते चले जाते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में अगर हम बात करें शुरुआती दौर पे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को जब आप एक्सप्लेन करोगे या फिर उसको समझने के लिए कोशिश करोगे, तो देखिए, जब आपने सप्लाई दिया, टर्म को समझिए, डिफ्लेक्शन मतलब किसी तरीके का इनिशियल मूवमेंट, जब इनिशियल मूवमेंट हो रहा होगा तो वही मेरा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जब आप सप्लाई दिए, सप्लाई से क्या होगा कि मेरा यहां पर जो अवेलेबल स्प्रिंग या फिर कोई भी कांटेक्ट मेंटेन कर रहा होगा पॉइंटर के साथ, तो वो पॉइंटर को क्या करेगा, शुरुआती थ्रस्ट फोर्स, एक फोर्स के साथ इसको धकेलेगा। जब यहां पर एक फोर्स के साथ इसको धक्का लगाया जाएगा, तो उस धक्के के साथ मेरा पॉइंटर क्या होगा, मूव करेगा। कहां से मूव करेगा, किस ओर, 0 से लेकर मैक्सिमम की ओर। अब सोच के देखो कि अगर इस पॉइंटर को इस साइड से किसी तरीके का फोर्स नहीं लगाया जाए, तो ये पॉइंटर सीधा जाके कहां जाकर रुकेगा, फाइनल वाले वैल्यू पे। मतलब इस मैक्सिमम वैल्यू पे, जो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहां जाकर वो पॉइंटर रुकेगा और फिर वापस आएगा क्या, कभी नहीं वापस आएगा। ये क्या होगा, जब आप इनपुट दिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के चलते मेरा पॉइंटर क्या हुआ, अपना इनिशियल पोजीशन से मूव किया, बट ये मूवमेंट मैक्सिमम पोजीशन तक चला जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का फोर्स, अपोजिट फोर्स है ही नहीं, लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या दिए, क्या देखे आप, शुरुआती जो फोर्स लगा पॉइंटर को मूव करने के लिए, वो क्या काम कर रहा है, कौन सा टॉर्क काम कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क काम कर रहा है। अब आते हैं सेकेंड पोजिशन पे, सेकेंड वाले नंबर वाले, सेकेंड नंबर के टॉर्क पे। ये है मेरा क्या, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क जो होगा, ये डिफ्लेक्टिंग, अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस ओर से इस ओर लग रहा हो, टाउ डी इस ओर से इस ओर लग रहा हो, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो किस डायरेक्शन में फ्लो, किस डायरेक्शन में वर्कआउट करेगा, अपोजिट टू द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसका और इसका मैग्नीट्यूड कब और कैसे काम करेगा, तो याद रखिएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब क्या हो गया, 0 से लेकर मैक्सिमम की ओर धकेलना। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करेगा, मैक्सिमम से पॉइंटर को 0 की ओर धकेलेगा। मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क के पिक्चर में आने के बाद मेरा जो पॉइंटर होगा मनमानी नहीं कर सकता है, वो सीधा 0 से मैक्सिमम पे नहीं जा सकता डायरेक्टली। वो क्या होगा, धीरे 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 मूव करेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो धीरे से स्टेबल हो जाएगा। और जैसे आप सप्लाई को काटोगे, इमीडिएटली क्या होगा, पॉइंटर मेरा जिस भी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा हो वहां से वापस 0 पोजीशन पे आ जाएगा। तो मेरा एक तो पर्पस कंप्लीट हो गया कि जब इसका रीडिंग 0 से मैक्सिमम की ओर जा रहा था, और जब इसका रीडिंग, जब इसका सप्लाई कट गया, तो वो पॉइंटर जो मैक्सिमम वैल्यू या किसी एक वैल्यू को इंडिकेट कर रहा था, वो फिर से कहां पे आ गया, 0 वैल्यू पे आ गया। तो जब इस तरीके के एक्टिविटी होते हैं, तो इस पे जो काम करने वाला टॉर्क होगा, जो बल होगा, वो क्या कहलाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क कहलाता है। अब कंट्रोलिंग टॉर्क आया कहां से, तो कंट्रोलिंग टॉर्क आता है इसमें लगा हुआ स्प्रिंग के चलते। ठीक है, जो स्प्रिंग लगा हुआ रहेगा उसके चलते हमको कंट्रोलिंग टॉर्क मिलेगा। और जो पॉइंटर डिफ्लेक्ट किया, वो क्यों किया,
क्योंकि वहां पर किसी तरीके का एक कॉइल का अरेंजमेंट होता है, वो आगे के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। एक तरह का कॉइल अरेंजमेंट होता है, और वो कॉइल क्या होगा कि जब आप उसमें सप्लाई दोगे तो वो कॉइल क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और मैग्नेटाइज मतलब, आप यहाँ थोड़ा सा एक चीज को ध्यान देना, मैग्नेटाइज का मतलब क्या हो गया, इसमें अगर लाइक पोल्स सामने सामने आएंगे तो रिपल्शन अकर करेगा, और अगर अनलाइक पोल्स आएंगे साथ में तो वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन मेरा काम करता है। सेम वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे होगा। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब इसमें प्लेस किया जाए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या होगा, एक तरह का रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसके चलते मेरा क्या होगा, पॉइंटर मूव करना शुरू करता है और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसमें आ जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग के चलते आया। अब देखिए, क्योंकि आपका पॉइंटर ऐसे रखा हुआ था, डिजाइन किया गया था शुरुआती दौर पे, लेकिन जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस पे काम किया तो पॉइंटर यहां से यहां इस तरीके से मूव किया। जब ये मूव किया तो स्प्रिंग, आप जान रहे हो, जब स्प्रिंग को कसोगे, जो बचपन में एक तरह का खिलौना आता था जो चाबी वाला गाड़ी, तो उसमें चाबी दिया जाता था और उसको जमीन पर रख देने से वो क्या होता था कि कुछ दूर तक जाता था। उसको आपने तोड़ के भी कभी देखा होगा, तो उसमें क्या होता था, एक तरह का रील लगा हुआ रहता था, एक तरह का स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता था, जो कि टाइट होता था जब आप चाबी उसमें भरते थे। और उसको जब आप जमीन पे छोड़ देते थे तो धीरे धीरे वही वाला जो मेरा स्टोर किया हुआ एनर्जी था चाबी के थ्रू, वो धीरे धीरे रिलीज होता है और गाड़ी का पहिया घूमता है, और मेरा जो छोटा सा टॉय रहता था, खिलौना रहता था, वो आगे बढ़ता चला जाता है। सेम चीज यहाँ पे, जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा 0 से लेकर कुछ एक वैल्यू तक पहुंचा तो स्प्रिंग क्या हुआ, मेरा कस सा गया। जब सप्लाई कट जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा 0, किसी तरीके का फोर्स इधर नहीं लगते रहेगा। तो पॉइंटर उस टाइम पे क्या टेंडेंसी रखेगा, और स्प्रिंग अपना टेंडेंसी क्या रखेगा कि अपना जो भी वहां पे स्टैटिक फोर्स जो स्टोर हुआ था ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट ड्यू टू द टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, वो अपने आप को रिलीज करना चाहेगा। और जब वो रिलीज होगा तो रिलीजिंग के दौरान वो क्या करेगा, अपने आप को रिलीज करते हुए पॉइंटर को 0 पोजिशन पे लेके आ जाएगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो कुल मिला के, कि जब मेरा सप्लाई यहां पर कटा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हुआ, और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया गया था स्प्रिंग में, वो क्या कर देता है, पॉइंटर को वापस लेके आ जाता है। तो यहां पर तो ये दोनों का काम खत्म। अब एक बात और समझिएगा, ठीक है, मेरा पॉइंटर क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के चलते 0 पोजीशन से कुछ एक वैल्यू तक गया, कंट्रोलिंग टॉर्क के चलते क्या हुआ, मैक्सिमम पे नहीं आया, पावर कट जाता है तो उसको 0 पोजीशन पे लेके आ जाता है। बट आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉइंटर इस ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेशन में किसी तरीके का वैल्यू को शो कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, तो ध्यान से समझना। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को इधर से इधर धकेल रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क इधर से इधर धकेल रहा है। तो इस धक्का मुक्की के चक्कर में क्या होगा कि पॉइंटर इस तरीके से ऑसिलेट करते रहेगा। पहले जमाने के जो भी मेजरिंग इक्विपमेंट्स रहते थे उसमें ये एरर सबसे ज्यादा नोटिस किया गया था। आप देखे होंगे पुराने बसेस में भी अभी भी अगर कोई स्पीडोमीटर लगा हुआ रहेगा या पेट्रोल वगैरह इंडिकेटिंग मीटर लगे हुए रहेंगे तो वो इस तरीके से फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अब यहाँ पर सपोज 5 एम्पियर मेंशन किया गया, यहाँ 10 एम्पियर मेंशन किया गया, तो जरा आप ही बताइए, अगर ये पॉइंटर इस 5 से लेकर इस 10 के बीच में इस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा हो, ठीक है, तो आप किसको मानोगे, 5 मानोगे कि 10 मानोगे? कंफ्यूजन अगेन। सो इन ऑर्डर टू मेक दिस पॉइंटर स्टेबल एज सुन एज पॉसिबल, तीसरा टॉर्क को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इस मेजरिंग इक्विपमेंट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये डैम्पिंग टॉर्क क्या करेगा, जो पॉइंटर मेरा 5 और 10 के बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था बहुत देर तक, और तब धीरे से जाके स्टेबल हो रहा था, तो जो टाइम पीरियड लग रहा था मेरा मेजरमेंट को करने में, वो उसको रिड्यूस कर देता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। डैम्पिंग टॉर्क बेसिकली क्या होता है, हमारे पास 3 फैसिलिटीज के थ्रू हम लोग डैम्पिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से 3 फैसिलिटीज हैं, तो उसको ध्यान से समझने का कोशिश करना। जो हमारे पास डैम्पिंग टॉर्क है वो 3 तरीके के हैं। एक होता है एयर फ्रिक्शन, दूसरा होता है मेरा एडी करंट डैम्पिंग, और तीसरा होता है मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स के थ्रू आते हैं। एक होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा हो गया मेरा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, और तीसरा हो गया मेरा एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो
कि इन थ्री मेथड्स के, बिकॉज ऑफ दीज थ्री मेथड्स वी आर हैविंग द फैसिलिटी टू प्रोवाइड द डैम्पिंग टॉर्क टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। अब जब यहाँ पर आप क्या करोगे, डैम्पिंग टॉर्क को इंट्रोड्यूस करोगे, तो मेरा जो पॉइंटर होगा वो इस तरीके से बहुत समय तक ऑसिलेट नहीं करते रहेगा। वो कुछ समय के बाद एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में ही क्या करेगा, पॉइंटर धीरे से जाके रुक जाएगा। अब वो जिस पॉइंट पे रुकेगा वो कंडीशन आप हमेशा याद रखना। वो कंडीशन होगा मेरा जब आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क के। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा, देन ओनली देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक दिस पॉइंटर एट अ स्टेशनरी पोजीशन। इसी पर्टिकुलर कंडीशन में मेरा क्या होगा, पॉइंटर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब ये स्टेबल पोजीशन पे आएगा तो वही मेरा पर्टिकुलर वैल्यू उस मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा जो मेजरमेंट के दौरान इनपुट को हम दे रहे थे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जो हमारा इनपुट क्वांटिटी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस डिफ्लेक्शन के। ठीक है, इस डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कितना डिग्री एंगल से मेरा पॉइंटर मूव करे वो कौन डिसाइड करेगा, ये इनपुट क्वांटिटी डिसाइड करेगा, तभी तो मेरा मेजरमेंट होगा। सपोज ये क्वांटिटी ही नहीं रहा, कितना इनपुट हम डाल रहे हैं कि इसका एफर्ट, इसका जो डिफ्लेक्शन नोटिस किया जाए, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो वो चीज अगर यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है तो उसी के प्रोपोर्शनल मेरा यहाँ पर पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होना चाहिए, तभी तो ये 10 एम्पियर को यहाँ पर पॉइंटर इंडिकेट करेगा, 10 एम्पियर एक मैग्नीट्यूड वैल्यू के साथ। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे कि ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी डिफ्लेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। पहला मेरा क्या हो गया, इनपुट हमारा जो डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के थ्रू हमको यहाँ पर मिल रहा है इनपुट, और ये इनपुट के जरिए हमको क्या यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आप क्या देख रहे हो, कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग के चलते हुआ। यहाँ जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के चलते आपको क्या मिल रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, किसके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के काम करेगा। फाइनली आप क्या देखिएगा, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाएगा किसके, कंट्रोलिंग टॉर्क के, देन यू विल हैव अ पोजीशन ऑफ पॉइंटर। जब वो स्टेशनरी होगा, वो पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्टेशनरी होगा। और इसी स्टेशनरी पॉइंटर के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं एज योर फाइनल वैल्यू, कंसीडर करते हैं एज अ फाइनल वैल्यू। अब जरा थोड़ा सा डैम्पिंग टॉर्क के बारे में हम लोग जान जाएं। डैम्पिंग टॉर्क बेसिकली इन थ्री सिस्टम्स के थ्रू हम लोगों को मिलता है। पहला क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात बच्चों आप लोगों को हम बताना चाहेंगे, ख्याल रखिएगा, अगर किसी टॉपिक को, अगर आप उस टॉपिक के वर्ड मीनिंग को अच्छे तरीके से पकड़ लिए तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए उस टॉपिक का आपको पूरा का पूरा जो भी आपका 100% नॉलेज हो उसका 80% आपको ऑलरेडी वो चीज़ समझ में आ चुका होगा। तो याद रखिए, कुछ भी टॉपिक हो, चाहे तो हमारा टाइप्स ऑफ टॉर्क इन मेजरमेंट सिस्टम, डिफ्लेक्शन, कंट्रोलिंग, डैम्पिंग, इनका अगर वर्ड मीनिंग आप समझ गए तो ऑटोमेटिकली इस टॉपिक का 80% आइडिया आपके पास आ चुका है। ये जो 20% बचा वो 10% होता है उसका कंटेंट, उसका डायग्राम, उसका वर्किंग, और बाकी का जो 10% है वो आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। दैट्स ऑल। इसी तरीके से 100% हम लोग क्या कर सकते हैं, एक टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में आप क्या देख रहे हो, एयर फ्रिक्शन जो डैम्पिंग है उसमें बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम लोग एयर को यूज कर रहे हैं फॉर द डैम्पिंग पर्पस। एक इस तरीके का सिलेंडर बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस सिलेंडर में क्या होगा, एक पिस्टन लगा हुआ रहेगा, पिस्टन से जुड़ा हुआ एक पार्ट रहेगा, और इस पार्ट से लगा हुआ क्या रहेगा, मेरा स्पिंडल, जिसमें हमारा क्या लगा रहेगा, एक पॉइंटर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें ये चैम्बर जो होगा वो एयर से भरा हुआ होगा। जब आपका पॉइंटर इस तरीके से मूव कर रहा हो, कहाँ पर, स्केल के ऊपर, तो क्या होगा, ये रहा मेरा स्केल, जब ये पॉइंटर स्केल पे मूव कर रहा होगा तो पिस्टन मेरा धीरे धीरे बाहर आएगा। तो जिस तरीके से पिचकारी आप लोग देखे हो, आसानी से वो खींचा भी नहीं जा सकता है और आसानी से धकेला भी नहीं जा सकता है। तो ये जो पिस्टन होगा, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर इन द सिलेंडर, ये पिस्टन धीरे धीरे मूव करने को परमिट करेगा इस पॉइंटर को, और यही पिस्टन जब ये पॉइंटर फिर से वापस आ रहा होगा तो अचानक से नहीं आ जाएगा, वो धीरे धीरे पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो ये पॉइंटर मेरा धीरे धीरे अपना पोजीशन पे आ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो अरेंजमेंट है, ये पूरा का पूरा एयर चैम्बर और ये पिस्टन, ये क्या कर रहा है, एक तरह का डैम्पिंग टॉर्क दे रहा है मेरा पॉइंटर को, ताकि पॉइंटर स्लोली मूव करे, स्टडी फोर्स के साथ मूव करे और एक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाए within short span of time. Remember this thing, within short span of time. अगर ये चीज कंप्लीट होता है within short span of time, then only our reading will be
वेरी फास्ट, और इसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ रीडिंग्स को एक शॉर्ट ड्यूरेशन और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. इट इज सूटेबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट. या तो आप इसको वर्टिकली यूज करो, या इसको या तो हॉरिजॉन्टली यूज करो, या वर्टिकली, किसी तरीके का इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग को. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द पॉपुलर टाइप ऑफ डैम्पिंग फैसिलिटी प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट. सो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग जो हमारे पास मिलता है वो बहुत ही पॉपुलर होता है. कमिंग टू फ्लूइड फ्रिक्शन. फ्लूइड फ्रिक्शन में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम किस चीज को यूज कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स के लिए, फ्लूइड को यूज कर रहे हैं, लिक्विड को यूज कर रहे हैं. तो एक इस तरीके का मेरे पास चैम्बर होगा जिसमें फ्लूइड भरे हुए रहेंगे. मतलब वो फ्लूइड क्या होगा, या तो किसी तरीके के लुब्रिकेंट होंगे, या तो एक तरह का ऑयल रहेगा, जिसमें मेरा ये डिस्क टाइप का रोटेशन एक इक्विपमेंट को हम प्लेस कर देते हैं. ये डिस्क क्या करेगा, इस फ्लूइड में घूमेगा, और इस पॉइंटर से मेरा लगा हुआ क्या रहेगा, मेरा इस स्पिंडल से लगा हुआ रहेगा मेरा पॉइंटर, और ये स्पिंडल अटैच किस में रहेगा, ये वाले डिस्क में रहेगा. क्योंकि ये फ्लूइड में तैर रहा होगा, तो ये आसानी से तो घूमेगा नहीं. वो फ्लूइड क्या करेगा, कुछ ना कुछ इसको फोर्स देगा, जिसके फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देगा, जिसके चलते मेरा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन स्लो रेट में होगा, और ये स्टडी वैल्यू तक पहुंचेगा धीरे धीरे. कुल मिला के कथा कहानी यहाँ पर यही है कि किसी भी तरीके से जो पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन होगा, वो पॉइंटर धीरे धीरे एक स्टडी रेट में और एक एक्यूरेट वैल्यू को रीच कर लेगा, एक वैल्यू को रीच करेगा विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. यहाँ के बाद का कहानी वही है. केवल और केवल जो चेंजेस आ रहे हैं इन सिस्टम में चेंज आ रहे हैं. प्रीवियस वाले केस में हम लोग क्या लिए थे, एक सिलेंडर लिए थे जिसमें हम लोग क्या भरा हुआ था, उसमें एयर भरा हुआ था, और एक पिस्टन का अरेंजमेंट साथ में लगा हुआ था. यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जो हम लोगों को फ्रिक्शन फोर्स दे रहा है. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जहां पर लिक्विड का बात आ गया, तो इसका एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्टेड रहता है केवल और केवल हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन के साथ. आप इसको वर्टिकली नहीं यूज कर सकते हो. व्हाई, बिकॉज देयर इज फ्लूइड अवेलेबल. अगर आप इसको वर्टिकल अरेंजमेंट के साथ जाइएगा तो ये क्या होगा, इसका फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, और वो इफेक्टिव वो क्या करेगा कि इसका मेजरमेंट में जो डैम्पिंग का फैसिलिटीज प्रोवाइड करना था वो उतना इफेक्टिवली नहीं दे सकता है. सो बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशंस के लिए ही यूज करते हैं, नॉट फॉर द वर्टिकल वन. वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मतलब समझिएगा, जब इस तरीके के एक्स एक्सिस के अलोंग आप देख रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, मेरा हॉरिजॉन्टल. और जब इसके परपेंडिकुलर देखोगे तो ये कहलाएगा मेरा वाई एक्सिस के अलोंग जब देखोगे तो ये कहलाता है क्या, मेरा वर्टिकल. तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो डैम्पिंग सिस्टम है, इसको हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, वर्टिकल के रिस्पेक्ट में नहीं देखते. कमिंग टू एडी करंट. एडी करंट डैम्पिंग एक बहुत ही पॉपुलर डैम्पिंग है, जिसमें किसी भी तरीके का समस्या का मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है हॉरिजॉन्टल पे रखे या फिर वर्टिकल में रखे, सिमिलर टू द एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग. ये अगर इन तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डैम्पिंग सिस्टम है वो एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम है. सेकेंड मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड डैम्पिंग सिस्टम इज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एंड द लीस्ट यूज्ड डैम्पिंग सिस्टम इज फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग. एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम में क्या किया जाता है कि एक तरह का कॉइल हम लोग अरेंज करते हैं, एक तरह का मटेरियल यूज करते हैं, जिसमें आप जब सप्लाई दोगे तो वो क्या करेगा, एक तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को राइज करता है. वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पॉइंटर को अट्रैक्शन फोर्स के साथ, रिपल्शन फोर्स के साथ बांधे हुए रखता है, और पॉइंटर को अचानक से मूव होने नहीं देता है. वो पॉइंटर को धीरे धीरे ही मूव करने का परमिशन देता है, जिसके चलते आपका जो पॉइंटर होगा फिर से एक स्टेबिलिटी के साथ, एक स्टडी स्पीड के साथ वो क्या करेगा, धीरे धीरे मूव करते चला जाएगा. और जब ये मूवमेंट होगा तो फाइनल वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते वो एक बहुत ही कम टाइम में वो फाइनल वैल्यू को पहुंचेगा, उसको रीड करेगा और मैग्नीट्यूड वैल्यू को हम लोगों को रिप्रेजेंट करेगा. सो बेसिकली यही हमारे पास टॉर्क होते हैं जो कि मेजरमेंट में काम आते हैं. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो इसको आप जरा सा भी नेग्लेक्ट मत करना. ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के साथ साथ आपके एकेडमिक के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो बेसिकली एक बार फिर से देख लीजिए, क्विक रिव्यू हम लोग कर लेते हैं. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टाउ डी से इंडिकेट किया जाता है, कंट्रोलिंग टॉर्क टाउ सी से, और डैम्पिंग टॉर्क इस तरीके टाउ डैम्पिंग के साथ. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, जब आप इनपुट दे रहे हो तो उसके हिसाब से जो मेरा
डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए जो टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज व्हाट टर्म एज अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. Controlling torque is nothing but it is the force, or it is the force which is working in the opposite direction of deflecting torque. और जब tau d और tau c बराबर होंगे तभी मेरा क्या होगा, पॉइंटर स्टेबल होगा और वो मैग्नीट्यूड को शो कर रहा होगा. देन दैट वैल्यू विल बी रीड आउट एंड दैट इज व्हाट द आवर मेजरमेंट क्वांटिटी. लास्ट जो है मेरा डैम्पिंग. इनका पॉइंटर का स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डैम्पिंग टॉर्क लगाते हैं. कैसे ये काम करेगा, इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी मेजरिंग इक्विपमेंट में, विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री: एयर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन और एडी करंट डैम्पिंग. eddy current damping among all the three is very much popular. Thereafter air friction and thereafter fluid friction. अगर सिस्टम मेरा छोटा है और उसमें अगर डैम्पिंग का हम बात करेंगे तो वहां पर कौन सा डैम्पिंग होगा, ये एडी करंट डैम्पिंग होगा. होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द डे. किसी तरीके का अगर क्वेरी हो सो इस सेशन के बाद, छुट्टी के बाद जब आप कोचिंग में आओगे तो आप पर्सनली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो. वहां पर आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई किया जाएगा. Once again, before ending this particular session, I would like to remind you the date 19th October 2021. आप ख्याल रखिएगा, अगर आप अभी तक एनरोल नहीं किए हो अपने आप को अध्ययन द एफर्ट में, तो आप कोशिश करिए कि 19 अक्टूबर से पहले अपने आप को एनरोल कर लीजिए. जो कॉन्टैक्ट नंबर शुरू में आपको बोर्ड पे लिखा हुआ था, आप उसमें अपने क्वेरीज को वहाँ पोस्ट कर सकते हो, उस क्वेरी को आप वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो. यहाँ पे याद रखिएगा, हर एक ब्रांचेस के लिए ट्रिपल ई, ईसीई, सिविल, मैकेनिकल और सीएस, इन ब्रांचेस के लिए एक्सपर्ट फैकल्टीज अवेलेबल हैं. हर एक टॉपिक को वो एक्सट्रीमली इजी फॉर्म में और एक इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. सो आप लोगों को इस चीज़ के लिए बेफिक्र होकर आप इस चीज़ के लिए अध्ययन पे भरोसा कर सकते हो. एक बार आइए, इंक्वायरी करिए, कोर्स को ज्वाइन करिए और अपना करियर को संभालिए. एंड इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब among your friends, and thank you. Have a nice day.